सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और गर्मागर्म मुद्दे की परतें खोलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भारत सरकार की जो एकदम से कूटनीतिक खामोशी देखने को मिली ना, हम उसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के कई ऐसे अनछुए पहलुओं को सामने लाता है जो शायद हमें आमतौर पर नजर ही नहीं आते। इस पूरी कहानी और इसकी जटिलताओं को हम 5 मेन हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे विवादित बयान से, फिर बात करेंगे कूटनीतिक खामोशी की, उसके बाद इसका घरेलू राजनीति से कनेक्शन देखेंगे, फिर जो दोहरे मापदंड यानी हिपोक्रेसी के आरोप लग रहे हैं उन पर नजर डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शन आए। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरे हंगामे और कूटनीतिक हलचल की शुरुआत हुई कहाँ से। इस पूरे विवाद के बिल्कुल सेंटर में एक काफी चौंकाने वाली टिप्पणी है डोनाल्ड ट्रंप ने एक कंजर्वेटिव पॉडकास्टर के शो की ट्रांसक्रिप्ट शेयर की, जिसमें भारत और चीन को सीधे सीधे हेल होल यानी नरक का गड्ढा कह दिया गया। अब देखिए, इस तरह के शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो वो सीधे तौर पर प्रवासियों की आइडेंटिटी पर एक बहुत बड़ा प्रहार करते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इस पोस्ट में ये दावा भी ठोक दिया गया कि भाई भारतीय टेक कर्मचारी अमेरिका में गोरे लोगों को नौकरी पर ही नहीं रखते, और तो और उनकी अंग्रेजी भी बहुत खराब है। खैर, इस खराब अंग्रेजी वाले दावे का तो सोर्स ने बड़ा मजेदार तरीके से खंडन किया है। जरा शशि थरूर जैसे भारतीय राजनेताओं की शानदार और धारा प्रवाह अंग्रेजी सुन लीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा कि इस दावे में कितना दम है। अब देखिए, टेंशन सिर्फ इसी बयान से नहीं बढ़ी। ठीक इसी समय एक और बड़ा बम फूटा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अमेरिका में जो फेंटेनिल ड्रग का आपराधिक नेटवर्क फैला है ना, उसके तार सीधे तौर पर भारत, मेक्सिको और ग्वाटेमाला से जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क को रोकने के लिए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों की भी घोषणा कर दी गई। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि एक बेहद गंभीर आरोप था जो इंटरनेशनल लेवल पर सीधे सीधे छवि को डैमेज करता है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, यानी कूटनीतिक खामोशी। इन दो इतने बड़े झटकों के बाद भारत सरकार का जो रिएक्शन रहा, या शायद कहना चाहिए कि जो रिएक्शन नहीं रहा, वो काफी हैरान करने वाला था। समझने वाली बात यह है कि जब इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया तो किसी बड़े स्तर से, जैसे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग निंदा नहीं आई। इसके बजाय इसका जिम्मा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को दे दिया गया। और उनका जवाब क्या था? बस इतना कि हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं। बात यहीं खत्म होती है। सच में इतने बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर इतनी छोटी सी प्रतिक्रिया, इसने तो कई विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और साफ विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो विदेश मंत्रालय महज एक रस्म अदायगी जैसी हल्की सी प्रतिक्रिया दे रहा था, और ठीक उसी समय देश के प्रधानमंत्री कोलकाता में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल नौका विहार का आनंद लेते नजर आ रहे थे। ये पूरी सिचुएशन कुछ ऐसी तस्वीर पेश करती है जैसे कूटनीतिक विवादों का डटकर सामना करने के बजाय पूरा का पूरा फोकस बस एक पॉजिटिव घरेलू छवि बनाए रखने पर शिफ्ट कर दिया गया हो। और यहीं से हम अपने तीसरी थीम में एंटर करते हैं। इस पूरे एनालिसिस का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि कैसे ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी घूम फिर कर हमारी घरेलू राजनीति से जुड़ जाती है। यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन काफी क्रिटिकल पैरेलल ड्रॉ किया गया है। सोर्स का तर्क ये है कि भारतीय नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप के इस एंटी इमिग्रेंट या प्रवासी विरोधी रवैये की खुलकर निंदा इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये उनके खुद के घरेलू नैरेटिव से काफी मेल खाता है। जैसे ट्रंप व्हाइट अमेरिकन्स का सपोर्ट जुटाने के लिए प्रवासियों पर निशाना साधते हैं, ठीक वैसे ही भारत में, खासतौर पर बंगाल और असम जैसे राज्यों में, कुछ खास समुदायों को टारगेट करने के लिए घुसपैठिया विरोधी राजनीति का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस बड़े आंकड़े पर गौर करते हैं। 27 लाख, जी हाँ, 2.7 मिलियन। एनालिसिस में ये बताया गया है कि कैसे अकेले बंगाल में 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि जब घुसपैठियों वाला ये पॉलिटिकल नैरेटिव असल जिंदगी में लागू होता है तो उसका कितना बड़ा और गहरा असर पड़ता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की ओर, जहां हम बात करेंगे हिपोक्रेसी यानी दोहरे मापदंड के आरोपों की। ये देखना काफी दिलचस्प है कि जब बात अमेरिका से डील करने की आती है तो अलग अलग पॉलिटिकल फिगर्स के साथ कैसा अलग अलग बर्ताव होता है। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं।
सत्ताधारी दल से जुड़े राम माधव ने अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में एक बार ये कह दिया था कि भारत ने तेल और टैरिफ के मामले में अमेरिका का दबाव मान लिया है। अब जैसे ही ये बयान भारत पहुंचा, हंगामा मच गया। लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने झट से माफी मांग ली और कह दिया कि वो तथ्यात्मक रूप से गलत थे। बस एक माफी और मामला वहीं रफा दफा। ये पूरी घटना इस कथित दोहरे मापदंड को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ सत्ता पक्ष से जुड़े नेता विदेश में कुछ ऐसा कह दें जिससे देश थोड़ा कमजोर दिखे, तो उसे सिर्फ एक फैक्चुअल एरर मानकर आसानी से माफ कर दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब भी विपक्ष का कोई नेता विदेशी मंचों पर जाकर कुछ बोलता है तो उन पर तुरंत देश का अपमान करने और भारत को बदनाम करने के गंभीर आरोप लग जाते हैं। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट? और वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये कूटनीतिक खामोशी कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। ये तो एक पुराने ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा लगती है। एनालिस्ट कई ऐसी पुरानी घटनाओं की लिस्ट देता है जहां ट्रंप ने भारत को असहज किया, जैसे भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर मिलिट्री प्लेन से वापस भेजना, भारतीय सामानों पर सीधे 50% का टैरिफ थोप देना, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की अक्सर तारीफों के पुल बांधना, या फिर 29 बार ये झूठा दावा कर देना कि उन्होंने बॉर्डर पर सीजफायर करवाया है। इन सभी मौकों पर मौजूदा प्रशासन ने कभी कोई कड़ी आपत्ति दर्ज नहीं की। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेल होल वाली इस पूरी बयानबाजी पर दुनिया भर से और ख़ासकर हमारे अपने प्रवासी भारतीयों यानी डायस्पोरा से कैसा रिएक्शन आया। यहाँ का कॉन्ट्रास्ट भी वाकई बहुत स्ट्राइकिंग है। एक तरफ जहाँ भारत सरकार लगभग चुप ही बैठी रही, वहीं दूसरी तरफ से तीखे रिएक्शंस की झड़ी लग गई। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने इसे गैर अमेरिकी और अपमानजनक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा कर डाली। मुंबई में ईरानी दूतावास ने तो तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप को एक सांस्कृतिक डिटॉक्स की जरूरत है। और तो और अमेरिका में जो हिंदू वकालत समूह हैं, उन्होंने भी इस नफरत भरे पोस्ट को तुरंत हटाने की अपील कर दी। इनमें हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का जो बदलता हुआ स्टैंड है ना, वो खास तौर पर ध्यान खींचता है। सोर्स ट्रैक करता है कि कैसे एक ग्रुप जिसने 2022 में न्यू जर्सी में एक विवादित बुलडोजर रैली निकाली थी और जो 2024 की शुरुआत तक प्रोजेक्ट 2025 और राइट विंग पॉलिटिक्स का फुल सपोर्ट कर रहा था, आज वो खुद उसी बयानबाजी के निशाने पर आ गया है। मतलब जिस राजनीति को उन्होंने कभी पनपने दिया, आज उसी बढ़ती नफरत के खिलाफ उन्हें आवाज उठानी पड़ रही है। ये एक्सप्लेनर इमिग्रेशन की उलझनों से भी मुंह नहीं चुराता। ये बिल्कुल सच है कि अवैध प्रवासन यानी इल्लीगल इमिग्रेशन एक सच्चाई है। जैसे बोस्टन में ग्रोसरी स्टोर्स पर वीज़ा धोखाधड़ी में 10 भारतीयों का पकड़ा जाना इसका सबूत है। लेकिन साथ ही ये विश्लेषण पोप फ्रांसिस के उस तर्क को भी सामने लाता है कि इस प्रवासन के पीछे जो आर्थिक असमानताएं हैं, उनके लिए कहीं न कहीं विकसित देश यानी ग्लोबल नॉर्थ ही जिम्मेदार हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इमिग्रेशन का मुद्दा बहुत पेचीदा है, लेकिन इसके नाम पर किसी पूरे के पूरे समुदाय को शैतान बना देना बहुत ही खतरनाक खेल है। तो इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही चुभने वाला और बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। देश की विदेश नीति के लिए इस कूटनीतिक खामोशी का आखिर क्या नतीजा निकलता है? शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदों के लिए इस चुप्पी की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी को समझने के बाद लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। सोचने वाली बात है ना?